नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चीन ने जो है एक नया रीयूजेबल रॉकेट का टेस्ट फ्लाइट किया है, जो कि बिल्कुल स्पेसएक्स के रीयूजेबल व्हीकल की टेक्नोलॉजी की कॉपी है। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कहाँ पे है और इसके ओवरऑल जियोपॉलिटिकल मायने क्या होंगे हमारे लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के इंडेक्स के बारे में कि हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइना ने क्या चीज़ टेस्ट की है। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की टेक्निकलिटीज़ क्या है। हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है अभी। और हम ये भी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि भारत कहाँ है इस टेक्नोलॉजी में। और लास्ट में हम इसके थोड़े से जियोपॉलिटिकल मायने डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला तो है, चीन ने जो है ज़ुक 3 नाम का एक रीयूजेबल वर्टिकल लैंडिंग रॉकेट को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है। तो ये एक तरीके से फैल्कन या फिर स्पेसएक्स की जो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है, रीयूजेबल व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, उसी पे बेस्ड है। और ये शायद से तीसरी कंपनी है या फिर तीसरी कंपनी है जिसने ये अचीव किया है, क्योंकि पहली 2 कंपनीज अमेरिकन है। पहला तो है स्पेसएक्स, सेकंड है जेफ बेजोस की कंपनी आई थिंक ब्लू ओरिजिन, और थर्ड अब है चाइना। तो 2 कंट्रीज़ की 3 कंपनीज़ ने इस टेक्नोलॉजी को फ़िलहाल ऑपरेशनलाइज किया है या फिर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन पर हैं। तो ये एक बड़ी बात है चाइना के लिए, क्योंकि हम जिस स्केल से उन्होंने शुरुआत करी थी 1990s में, जब वो स्पेस टेक के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हुआ करते थे। बट आज की अगर हम देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना का जो वेस्ट के साथ डिफरेंस है वो धीरे धीरे अब आज की तारीख में लेस देन 10 ईयर्स का डिफरेंस दिखता है। तो ये एक ऐसे कंट्री के लिए जो बहुत करीब हुआ था हमारे जैसे भारत जैसे देश के आसपास उसको स्वाधीनता मिली थी, ये तरक्की काफ़ी सराहनीय है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक दुश्मन देश की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट उन्होंने जो अचीव किया है उनको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा। सेकंड, हम चलते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये जो नई टेक्नोलॉजी हम या फिर जिसको बनाने के लिए होड़ मची है, ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली आज से पहले क्या हुआ करता था कि जो नॉन रीयूजेबल रॉकेट्स है उनसे सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत ही महंगा पड़ता है। अब जब आपको रीयूजेबल रॉकेट मिल जाते हैं, आपको आपका लॉन्च व्हीकल जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वापस मिल जाता है, तो आपको इसके पीछे इसको वापस बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। पैसे की बहुत बचत होती है, फ्यूल की बहुत बचत होती है। तो इसकी वजह से एक रीयूजेबल रॉकेट जो है उसको आप एज द नेम सजेस्ट बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रीयूजेबल आपका एक बार गया तो गया, फिर आपको वापस बनाना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि रीयूजेबल रॉकेट में आपको बार बार सेम चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सेम चीज़ को ही फर्स्ट लॉन्च के बाद वो वापस आएगा, आप उसको उसके सेफ्टी चेक्स करेंगे, आप उस पर जो भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं उसको रीरन करने के लिए वो सब करेंगे, एंड देन इट इज़ गुड टू गो। इसलिए आपको कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलती है, कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सिस्टम होते कैसे हैं। तो देखिए, इनको बेसिकली एक TSTO सिस्टम कहते हैं, यानी कि 2 स्टेज टू ऑर्बिट, यानी कि हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें कि ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 2 स्टेज ही लगते हैं। यूजुअली जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, कन्वेंशनल लॉन्च व्हीकल्स जैसे इसरो के पास जो लॉन्च व्हीकल्स है उसमें 3 से 4 स्टेजेस होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फ्यूल जाता है। और जो TSTO टेक्नोलॉजी है उसमें बस 2 ही स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आपका होता है बूस्ट स्टेज, जो आपको ऑलमोस्ट स्पेस तक पहुंचाता है, स्पेस के यानी कि अर्थ की बाउंड्री के बाहर या अर्थ के बाउंड्री तक पहुंचा देता है। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वहाँ से उसका बूस्ट फेज चालू होता है और फिर वो जाके ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। बस इसी 2 स्टेज में TSTO का जो पूरा काम हो जाता है। अब इसमें रीयूजेबल पार्ट कौन सा है? इसमें रीयूजेबल पार्ट आपका होता है फर्स्ट फेज, जो आपको स्पेस तक लेके जाता है। मैं कुछ यहाँ पे फोटोज़ डाल दूंगा, आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है।
तो आप जो जो चीज़ को लैंड होता देखते हैं, जो कि स्पेसएक्स का होता है, या फिर जो अमेजॉन के ब्लू ओरिजिन का होता है, या फिर जो चाइना ने फर्स्ट टाइम इस लास्ट वीक या इस वीक टेस्ट किया है, रिसेंटली टेस्ट किया है, आपको पता चलेगा ये फर्स्ट फेज़ है। और सेकेंड फेज़ जो होता है वो एक्सपेंडेबल होता है, यानी कि उसको फिर रिकवर नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल TSTO टेक्नोलॉजी में जो थ्योरी में बताया जाता है उसमें दोनों फेज़ रिकवरेबल होता है, बट कमर्शियली सेकंड फेज़ को रिकवर करना फ़िलहाल वायबल नहीं है। इसलिए जो जितनी कंपनीज़ है, चाहे वो स्पेसएक्स हो, चाहे वो मेरे ख्याल से ब्लू ओरिजिन हो, और इवन चाइना भी मेरे ख्याल से सेकंड स्टेज को रिकवर करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। और जो इंडिया का रोड मैप है फॉर 2 स्टेज 2 ऑर्बिट व्हीकल का, उसमें भी सेकंड स्टेज को रिकवर करने की कोई बात नहीं कही गई है। उसका पैम्पलेट मैं यहाँ, स्पेसिफिकेशन पैम्पलेट आपको पूरा मैं स्क्रीन पे बता दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि भारत कहाँ पे है। भारत इस टाइम पे इस चीज़ को बहुत यूनिकली अप्रोच कर रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भारत बहुत पीछे है, हम ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को बहुत डिफरेंटली देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर TSTO टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें इस मामले में, तो हम उसको दो तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। पहला तो है हमारा जो RLV-TD प्रोग्राम है, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो ये जो अप्रोच है RLV-TD का, ये यूनिक अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ कि चाइना और अमेरिका से डिफरेंट अप्रोच है। इसमें बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट टाइप व्हीकल होता है, यू माउंटेड टू, आप उस पर सैटेलाइट स्ट्रैप करते हैं। ये जो स्पेस व्हीकल होता है ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। अब इस मामले में हम देख ही रहे हैं, इसरो कंटिन्यूसली RLV के टेस्ट फ्लाइट्स कर रहा है, और सारे RLV के टेस्ट फ्लाइट्स फिलहाल सक्सेसफुल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच रहा है, बट इस पूरे व्हीकल को बनने में आज भी हम 10 से 15 साल लग ही जाएंगे। तो ये फर्स्ट जो हमारा अप्रोच है, जो कि थोड़ा सा प्रोग्रेस करता हुआ दिख रहा है। सेकंड जो अप्रोच है हमारा, जो एडमायर रॉकेट था, जिसको कि NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल सिस्टम्स पे आना है, वो ये स्पेसएक्स की तरह है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च एंड वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम्स हैं। तो इसमें आने में ये भी हम अभी काफ़ी समय है, बट जो सबसे इजी सिस्टम है जो TSTO में कहा जाता है, जो कि हमारा ये स्पेस क्राफ्ट वाला सिस्टम है, उस पर हमें ठीक ठाक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। आई होप इस पर और ज़्यादा सरकार फंडिंग करे, क्योंकि जो SpaceX है फिलहाल वो धीरे धीरे जो कॉस्ट ऑफ लॉन्च को जो है वो अपने रीयूजेबल व्हीकल से काफ़ी कम कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है जो इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्जिन है उस पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि SpaceX जो है वो इसरो से काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में इस चीज़ को, इसरो के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सैटेलाइट लॉन्च करके देगा अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये इसरो के लिए एक चैलेंज हो सकता है। इसलिए सरकार को जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसकी टेक्नोलॉजीज़ को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए और ज़्यादा फंडिंग और जल्दी से देनी चाहिए। अदरवाइज हमारे लिए नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, बट इन टर्म्स ऑफ आवर कॉम्पिटिटिवनेस इन स्पेस सेक्टर हमारे लिए काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाएंगी फ्यूचर में। और जो एग्जिस्टिंग एज है इसरो का इन इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज धीरे धीरे SpaceX तो है ही सही इस मार्केट में, फिर चाइनीज़ भी आ जाएंगी, एंड फिर अदर प्राइवेट कंपनीज लाइक अमेजॉन भी आ जाएंगी इस पूरे सेक्टर में कंपटीशन के लिए। तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगा अगर हम इस टेक्नोलॉजी को लेट डेवलप करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास फ़िलहाल जल्दी से डेवलप हो रही है, इस केस में जो RLV टेक्नोलॉजी है और RLV बेस्ड TSTO टेक्नोलॉजी है, उसे हमें जल्द से जल्द डेवलप कर लेने में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। और प्रॉब्लम ये है कि कई लोग ये सोचते होंगे कि ये सब दिखावे की टेक्नोलॉजीज़ है, नहीं, एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है। क्योंकि अगर हम डिस्कस करें इस पूरे इशू के जियोपॉलिटिक्स की, तो ये जो स्पेस प्लेन टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो इसरो डेवलप कर रहा है, इसका एप्लीकेशन सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च में नहीं होता है, इसका यूज़ मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी होता है। जो स्पेस बेस्ड प्लेन्स हैं वो सब ऑर्बिट या ऑर्बिट लेवल पे जाके काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, और आपके लिए एक सूडो सैटेलाइट की तरह काम कर सकते हैं अपने दुश्मन पे नज़र रखने के लिए। इन दिस केस इट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अनलाइक सैटेलाइट जो कि एंड ऑफ द लाइफ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं, इन स्पेस शटल्स को, इन स्पेस व्हीकल्स को आप वापस अपने पास ले आ सकते हैं ऑन अर्थ।
इसका सबसे बड़ा एग्जांपल उदाहरण जो है वो यूएस और चाइना दोनों के पास ऐसे लॉन्च व्हीकल्स हैं, ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स हैं। और चाइना का जो स्पाई स्पेसक्राफ्ट है वो रिसेंटली उन्होंने टेस्ट किया था और वो सक्सेसफुली लैंड भी किया था चाइना में। और इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं कि जब ये यूरोप के ऊपर था तो इसने 6 कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट टाइप सिस्टम्स अपने आसपास लॉन्च किए थे टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑफ मॉनिटरिंग द यूरोपियन जोग्राफी। तो हम देख सकते हैं कि इस चीज़ का जो एप्लीकेशन है ये, यानी कि जो RLV है हमारा यूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये बहुत ही वाइड एप्लीकेशन का सिस्टम है। और हम देख रहे हैं इसरो ने इसको बहुत ही कम टाइम में डेवलप किया है। इसकी टेस्टिंग भी अब काफ़ी पेसअप होती दिख रही है। तो बेहतर होगा हम इसको और ज़्यादा जल्दी पेसअप करें और इसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करें और धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को एक डिफेंस एप्लीकेशन की तरफ भी लेके जाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो के लिए ज़रूर मुझे अपने टॉपिक्स बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।